हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी, इस बुक का पूरा तैयारी मैं कराऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ। मैंने टाइमिंग के लिए बोला था लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कब डालूंगी वीडियो। तो मेरा वीडियो लगभग इसी टाइम पे आने वाला है पर डे। और इस वीडियो में मैं देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ, और जितना इस वीडियो में मैं कवर करूँगी उतना ही हर वीडियो में लगभग कवर करूँगी। तो आप लोग, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक बार फ्रंट दिखा देती हूँ आप लोग अगर नए हैं कि मैं कौन सी बुक पढ़ा रही हूँ आपको। मैं खुद पढ़ूंगी। ये दृष्टि पब्लिकेशन की है, यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रारंभिक आर्ता परीक्षा, पूरा इसमें ये दिया हुआ है, देख लीजिए। चतुर्थ संस्करण है और हम लोग आज से ये पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। और चूँकि मेरे पास अभी स्टैंड की व्यवस्था नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अभी मंगा लूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं और एक एक पेज पढ़ने के बाद मैं पूरा पेज दिखाऊंगी। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास चैप्टर 1। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं, हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सर्वप्रथम 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। यानी सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सातवाहनों ने शीशे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अगर सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों की बात आती है तो ये मैं आपको ऐड करके बता दूं, ये कुषाणों ने किए थे। लेकिन जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं ये गुप्तों ने सबसे ज़्यादा जारी किए थे, सर्वाधिक। और जो शीशे के जब सिक्कों की बात आती है तो सातवाहनों ने की थी। प्राचीनतम सिक्कों को आज सिक्के कहते हैं या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर जो विदिशा में पड़ता है, विदिशा बिहार में है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख जो है शासन भानुगुप्त का था, तब का है और से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम भारतीय धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। वेद 4 हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्रम से दिए हुए हैं, कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति का भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, मनुस्मृति किस काल का ग्रंथ है? तो ये शुंग काल का है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, जातक जो है एक बुक है, आई थिंक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है। टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो इतने पॉइंट्स हैं ये एक। उसमें दूसरा देखते हैं।
प्रमुख चीनी लेखकों में फायांस संगयुन 518 ईस्वी में आया, वह वेनसांग है। वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग ने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अरबी लेखकों में अलबरूनी की पुस्तक है, पुस्तक किताबुल हिंद, और इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आए थे। इनकी एक पुस्तक है रहला के प्रमुख हैं, अरबी लेखकों में प्रमुख हैं। और हड़प्पा सभ्यता की बात आती है, ये हमारा हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें इतना ही दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कालानुक्रम की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो पुरातात्विक खुदाई हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे। ये आपको पॉइंट वाइज सब याद करना। पूरब में आलमगीरपुर मेरठ हिंडा नदी के किनारे तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दाश्त नदी के किनारे था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य बनावली से मिट्टी की हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो ये हमारा हो गया पूरा पेज। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पता नहीं पूरा आ रहा है कि नहीं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1x पे करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आते हैं दूसरे पेज में धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। भवन निर्माण में 4:2:1 के आकार की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थीं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड तथा मानव मूर्तिकाओं में स्त्री मूर्तियों की संख्या सर्वाधिक है। सिंधु सभ्यता में राई, मटर, तिल, सरसों, गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती है। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, हालांकि सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव निर्माण एवं चाक के प्रयोग से परिचित थे। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये अच्छे से पॉइंट वाइज आप याद कर लीजिएगा। चन्हूदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन, बहरीन, मकन, मकरान तथा मेलुआ हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज़ लाते थे। तो अब इसके बाद ये है टेबल, जिसका आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें वस्तुएं दी हैं और जो वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं ये दिया हुआ है। ये देखिए। अब इसके बाद आ जाते हैं ऊपर इधर, फिर उसके बाद मैं जो टेबल है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप कहेंगे अगली बार तो मैं पढ़ा दूंगी, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं बोलने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग जैसा भी हो कमेंट में बताइएगा कि टेबल भी मुझे बोल के पढ़ानी हो। तो हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित शवाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का भी प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान है। लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, फिर दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसे बूस्ट्रोफेडन शैली कहा जाता है। मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और शेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो में एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है जो द्रवी मोम विधि से निर्मित है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा टेबल। सबसे पहले इसमें दिया है, ये देखिए, लोथल कहाँ है, कौन सा ज़िला है। लोथल अहमदाबाद ज़िला गुजरात, रोपड़ जो है रोपड़ ज़िला पंजाब, रंगपुर अहमदाबाद ज़िला गुजरात, कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान, चन्हूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िला सिंध प्रांत पाकिस्तान, हड़प्पा मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान। तो ये इनकी वर्तमान स्थिति है, ये देखिए। फिर उसके बाद ये कौन कौन सी नदी के किनारे बसते हैं, ये देखिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, चन्हूदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो इनकी खोज कब कब हुई है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, तो अब आगे शुरू करते हैं। इसमें फ्लैश ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि काफ़ी देर फ्लैश जलने के बाद ऑफ हो जाता है। अभी मेरे पास यूट्यूब का कोई भी सामान नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी, जुटा लूँगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ा सकूँ या खुद जो पढ़ रही हूँ आपको बेस्ट तरीके से दिखा सकूँ। अभी नहीं हो पा रहा तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर मारिए और कोशिश करिए कि अभी काम चला लीजिए। उसके बाद मैं जल्दी ही अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो जैसे हम लोगों ने ये पिछली वाली टेबल में देखा, उसके बाद ये धौलावीरा, बनावली, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर। धौलावीरा कच्छ ज़िला गुजरात, बनावली फतेहाबाद ज़िला हरियाणा, सुतकांगेडोर मकरान में समुद्र के किनारे पाकिस्तान, आलमगीरपुर मेरठ ज़िला उत्तर प्रदेश। तो धौलावीरा के कौन सी नदी किनारे नहीं लिखा है। बनावली है सरस्वती नदी, सुतकांगेडोर दाश्क नदी और आलमगीरपुर हिंद नदी। और बाकी ये खोज करता और कब किया था
ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए फेयर सर्विस महोदय ने पारिस्थितिकी असंतुलन को जिम्मेवार माना है। व्हीलर महोदय ने इंद्र को इसके लिए उत्तरदायी माना है और आर्य आक्रमण की अवधारणा पर बल दिया है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। वैदिक संस्कृति, अभी ये हड़प्पा संस्कृति ये खत्म हो गई है। ये अभी हम लोगों ने केवल 2 पेज ही कवर किया है, ये देख लीजिए। उसके बाद ये वाला, और यहाँ अब आते हैं वैदिक संस्कृति में। तो वैदिक संस्कृति में पढ़ते हैं अब। वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक काल को 2 भागों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में थी। तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश को माना है, जबकि मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को सर्वाधिक मान्य माना है। आर्यों की भाषा संस्कृति, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड यानी बलिदान विधि तथा अथर्ववेद में औषधियाँ, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त हैं। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद की जो नदियां हैं, परुष्णी को प्राचीन नाम था परुष्णी, आधुनिक नाम रावी, इसी तरह से शतुद्री को सतलज, अस्किनी को चेनाब, वितस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास, गोमती को गोमल, कुंभा या कुंभ को काबुल, सदानीरा को गंडक, कुमु को कुर्रम, सिंधु को इंडस। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के पुरोहितों को क्रमशः होत्र, अधर्व्यू, उद्गाता एवं ब्रह्म कहा गया है। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वैदिक काल ऋग्वेद तथा उत्तर वैदिक दोनों का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा पूज्य पशु गाय थी। लोहे को वे श्याम अयस कहते थे। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिला है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता तथा ऋग्वेद की अनेक बातों में समानता है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी को नदीतमा यानी सर्वश्रेष्ठ नदी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज, विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी। आरोही यानी छोटे से बड़े क्रम में। कुल, ग्राम, विश, जन। कुल के प्रमुख कुलप, ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विश के प्रधान विशपति एवं जन के प्रमुख राजन कहलाते थे। जो प्रमुख हैं वो ये कहलाते थे। ऋग्वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा गया। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को व्राजपति कहा जाता था। फिर से लाइन पढ़ देती हूँ। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को व्राजपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पुरप तथा गुप्तचर के लिए स्पश शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पुरप तथा गुप्तचर के लिए स्पश शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। उसके बाद आते हैं
युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, जो परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। यह इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, आपाला, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या यानी ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। उसके बाद ये टेबल दी हुई है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये रचनाएं हैं, एक बार पढ़ भी देती हूँ मैं। अष्टाध्यायी पाणिनि, जो कि ये विशेष तथ्य दिए हुए हैं, मैं एक लाइन में पढ़ दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रिवीजन कर सकते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य, ये अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई है महाभाष्य, जो पतंजलि ने लिखी है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी है, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, मौर्य काल के विषय में जानकारी। नीति शास्त्र कामंदक ने लिखी, गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ जानकारी मिलती है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास शुंगवंश के बारे में जानकारी। मृक्षकटिकम शूद्रक गुप्तकालीन समाज का वर्णन। हर्षचरित बाण भट्ट हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखी, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है ये, इसीलिए इसको रामचरित कहते हैं। पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई ने लिखी है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी, कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है ऋग्वैदिक आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन था, जबकि द्वितीयक पेशा कृषि था। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। इंद्र को पुरंदर भी कहते, पर सर्वाधिक 250 सूक्त हैं तथा इसे बादल का देवता माना गया है। इंद्र को अग्नि का दूसरा स्थान है तथा इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण भी प्रमुख देवता थे, जो कि ऋतु के नियामक थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक युग में औपचारिक ढंग से करों के संग्रह एवं संचालन के लिए संग्रहीत्र नामक अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे तथा इसे यज्ञोपवीत धारण यानी जनेऊ जो होता है उसको धारण करने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा जो है कृषि थी। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वैदिक काल में जो है वो पशुपालन था, द्वितीयक था कृषि, और इसमें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कृषि है प्राथमिक पेशा। और उत्तर वैदिक काल में हल को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल को ब्रीही भी कहते हैं भी उपजाने लगे थे, यानी उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल होने लगा था। चित्रधूसर मृदभांड उत्तर वैदिक युग की प्रमुख विशेषता है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। महापुराणों की संख्या 18 तथा वेदांग 6 हैं। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति की ज़्यादा पूजा होने लगी।
चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित एक संस्कृत ग्रंथ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिला है। दर्शन और प्रवर्तक की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, न्याय के अक्षपाद गौतम, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद और उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी प्रमुख आचार्य सबर स्वामी, उत्तर मीमांसा या वेदांत बादरायण प्रमुख आचार्य गौड़पाद। तो अब ये आ जाता है अगला धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो अभी हम लोगों ने 4 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही, हमने बोला था कि आधा घंटा के आसपास का वीडियो बनेगा। तो अभी हमने हिस्ट्री के 4 पेज पढ़े हैं। इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी जो वीडियो में कमी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की। और स्क्रीनशॉट अब मैं एक बार फिर से ऐसे कर देती हूँ, आप लोग ले लीजिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कल फिर से इतना ही 4 पेज के आसपास लाऊंगी। जहाँ से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा वहाँ से बंद कर दूंगी। तो मिलते हैं कल फिर। और इस वीडियो में जितने व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से मैं ये सीरीज़ चालू रखूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ये जान सकूँ कि मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ वो सफल है कि नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। राधे राधे।